जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, अब वो वीडियो आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। फाइनली इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि कब आएगा मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो और कब हम मचाएंगे धमाका। एंड फाइनली चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं हमारे कक्षा 10वीं के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे एंड क्या होगा सही उत्तर। लेकिन उसके पहले मैं आपसे यही बोलूंगा, टॉपर सीरीज वर्ष 2024 अपलोड होने के बाद लगभग बहुत सारे बच्चों की हिंदी की तैयारी बेहतर हो चुकी है और हिंदी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके सामने मैं एक प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इस प्रश्न पत्र में प्रीवियस ईयर के वे सभी क्वेश्चंस जो एमपी बोर्ड हर साल रिपीट करता है वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब आपको पुराने प्रश्न को कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर किया गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा 6वां नंबर कहता है कि प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषता बताओ। देखो, आपको पता है ना कि आपके हिंदी पद्य साहित्य को कई साले कालों और कई सालों भागों में बांटा गया है, तो उसी में से एक प्रगतिवाद पूछा है। तो प्रगतिवाद में सबसे पहला कि आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया जाता था। मतलब प्रगतिवाद का जो समय था उसमें आर्थिक मतलब पैसा और समाज में सभी को बल देते थे। ये नहीं बोलते थे कि ये ऊंचा है और ये नीचा है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि नारी शोषण के प्रति सम्मान करते थे। मतलब नारी का जो सम्मान होता था, नारी का सम्मान करते थे और नारी का जो शोषण होता था उसके लिए आवाज भी उठाते थे प्रगतिवाद में। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपके सामने दोनों के दोनों पॉइंट। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है रीतिकाल के 2 कवि का नाम और उसकी रचनाएं बतानी है। तो रीतिकाल में तो वैसे कई सारे कवि आए हैं, जैसे आपके केशव हो गए, पद्माकर हो गए, बिहारी हो गए, ये सभी रीतिकाल के ही कवि हैं। तो 2 कवि का नाम याद रखना है और एक रचना पूछा है। प्रश्न है 2 नंबर का। तो देखिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ये रहे केशव दास जिसकी रचना है रामचंद्रिका या कविप्रिय, और पद्माकर जिसका रचना है जगत विरोध। बिहारी का नाम से स्पष्ट है, बिहारी सतसई इनकी रचना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है गोपियों को अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। आपको पता है ना कि गोपियों के मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण हैं और वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर का प्रश्न ये पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न कहता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों का अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि राजा अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखे, प्रजा को किसी भी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए, यही राजा का दायित्व होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा गोपियां कहती है और इसका आंसर ये रहा आपके सामने। इतना ही नहीं, इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिडिल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, आप देख लेना 100% आपके स्कूल में सेम टू सेम यही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। जैसे देखो क्या लिखा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। इसका आंसर मैं समझाऊंगा, लेकिन इसका प्रश्न देखो 2022 में पूछा था। ठीक, ये देख लो, ये रहा 2022 में पूछा था, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किनसे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल के गागर से की है। ठीक, दोनों चीज ध्यान रखना, कमल के पत्ते से और तेल के गागर से की गई है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते पानी में तथा तेल का गागर तेल में डूबे रहते हैं, किंतु उन पत्ते पर पानी की बूंद नहीं टिक पाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण गोपियों के पास रहकर भी उसका मतलब श्री कृष्ण गोपियों के साथ थे, फिर भी गोपियों ने उनके प्रेम का फायदा नहीं उठा पाया। ठीक, आसान भाषा में समझा दिया हूं, आप पढ़ लेना। वही लिखा है जो मिडिल एजुकेशन आपको समझाया है। नेक्स्ट कह रहा है 8वां नंबर, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था। एक और मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया था, वहां पर भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था एंड फिर से आया है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो वेरी सिंपल, कवि जयशंकर प्रसाद को उनके मित्रों ने कई बार बोला कि
प्लीज आप अपने बारे में आत्मकथा लिखिए, आप बहुत अच्छे कवि हैं। लेकिन कवि को ऐसा लगा कि यार जीवन में हमने ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं कि हमें अपने बारे में आत्मकथा लिखनी चाहिए। अगर हम स्वयं के बारे में आत्मकथा लिखेंगे तो हमारे दुख को, हमारे हृदय को बहुत ही आहत पहुंचेगा और हम बहुत दुखी होंगे। इसलिए उन्होंने आत्मकथा को लिखने से मना कर दिया था। इसका आंसर क्या लिखना है ये रहा आपके सामने। बाकी मैं इस प्रश्न को 10 से 20 बार समझा चुका हूं यार। टॉपर सीरीज में कवर किया हूं, एक और मॉडल पेपर अपलोड किया था उसमें कवर किया हूं, फिर से इस पेपर में आया है। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखना। नाटक और एकांकी में अंतर, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आपने देखा ही होगा कि नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के एंड स्क्रीन में, जाकर के देख लेना। बहुत अच्छे से नाटक और एकांकी के बारे में समझाया हूं और इन सब का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकार का नाम लिखो। तो कहानी सिंपल से यार, कहानी कलाओं की एक छोटी सी रचना होती है जिसमें किसी घटना, भाव, संवेद को लिखा जाता है, ये व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं कहानी, है ना। छोटी घटना होती है उसे कहते हैं कहानी। और प्रसिद्ध कहानीकार का नाम बता देता हूं, 2 पूछा है तो मुंशी प्रेमचंद्र जिन्होंने कफन लिखा है, गोदान लिखा है, और जयशंकर प्रसाद जिन्होंने आकाश दीप जैसे कहानी की रचना कर दी है। ठीक, वैसे तो कई सारे हैं आपके, प्रेमचंद्र हो गए, अज्ञ हो गए, जैनेन्द्र हो गए, और विष्णु प्रभाकर जी हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, और मोहन राकेश हो गए, ठीक है, और शिवानी हो गई, ये कई सारी हैं। लेकिन आपको प्रसिद्ध लिखना है तो प्रसिद्ध मैं 2 बता दिया और इसका उत्तर ये रहा आपके सामने। आप इसका ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अथवा में रेखा चित्र किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का घटना चित्र के माध्यम से करना ही रेखा चित्र कहलाता है। फिर से सुन लो, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को घटना चित्र के माध्यम से करना रेखा चित्र कहलाता है। एक रेखा चित्र लेखक का नाम बताइए। ठीक, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। जो स्टूडेंट्स इसका आंसर देगा उसके मैं कमेंट के करूंगा लव लाइक, ताकि सभी बच्चे उनके कमेंट को, मैसेज को देख सके। गॉट इट। मैं उम्मीद करता हूँ रेखा चित्र आपको समझ में आएगा। वैसे नाम से स्पष्ट है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। मैं 150 से ज्यादा आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर कर चुका हूं, 150 ज्यादा, जो कि बहुत बड़ी संख्या में होती है और शायद ही कोई यूट्यूबर द्वारा कवर किया गया हो, जो कि टोटल फ्री में है। तो एक एक चीज मिलेगा, बस पढ़ते रहो, खुश रहो। आगे देखते हैं। 10वां नंबर कहता है रिपोर्टाज से क्या आशय है, लिखिए। तो रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोचक। ठीक है, रिपोर्टाज ध्यान सुनो, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोचक। यह कलात्मक साहित्यिक विधा है। आंखों से देखी घटना को लिखना रिपोर्टाज कहलाता है। बस आंसर क्या लिखेंगे ये रहा आपके सामने, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है अथवा में रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। तो रेखा चित्र और संस्मरण, देखो भैया हमने आपको रेखा चित्र ऊपर ही बताया कि रेखा चित्र होता क्या है। रेखा चित्र मतलब किसी भी कहानी को या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में चित्र के साथ प्रस्तुत करना रेखा चित्र कहलाता है। और संस्मरण क्या कहलाता है कि किसी महान व्यक्ति या घटना को लिखना संस्मरण कहलाता है ना। और आत्मकथा किसे कहते हैं, स्वयं के द्वारा लिखना आत्मकथा कहलाता है। ध्यान सुनो, अंतर समझो। रेखा चित्र मतलब किसी भी कहानी को या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण किसे कहते हैं, किसी महान व्यक्ति या घटना के बारे में केवल लिखना, चित्र के माध्यम से नहीं, केवल लिखना, इसे कहते हैं संस्मरण। और आत्मकथा किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में लिख रहा है उसे आत्मकथा कहती है। जैसे मैं स्वयं कहता हूं कि मैं मिडिल एजुकेशन हूं, मैं ऐसा पढ़ाता हूं, मैं अपने बारे में स्वयं लिखूं, इसे कहते हैं आत्मकथा, क्योंकि मैंने स्वयं लिखा। और अगर आप में से कोई बच्चा लिख करके मुझे देता है उसे कहते हैं संस्मरण। और अगर आप लोग अच्छे लिखने में रुचि रखते हैं, हिंदी में अच्छा खासा पकड़ है, अच्छा लिख पाते हो, तो एक जरूर लिखना है तो मिडिल एजुकेशन के बारे में मुझे सेंड करना। मैं पढ़ूंगा कि किस प्रकार से आप संस्मरण लिखते हैं। मैं महान आत्मा तो नहीं हूं, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के लिए संस्मरण लिखना, ठीक है। अभी न लिखो तो बाद में लिखना, लेकिन एक बार लिखना जरूर। हम नहीं कहते कि मेरे बारे में लिखो, बस किसी बारे में लिखो, लेकिन लिख करके देखो तुम्हारी हिंदी में पकड़ कितनी है। और इससे हिंदी के नए नए शब्द तुमसे बनेंगे और नए नए शब्द सीखने को भी मिलता है। ये सब कविता, कहानी, संस्मरण, उपन्यास लिखने से, ठीक है। तो अपने स्तर पर लिखिए, ज्यादा बहुत बड़े लेखक नहीं बनना है, लेकिन हमसे इतना बनना है कि हमारी अच्छी पकड़ हो। आगे देखते हैं 11वां नंबर कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इसका अंतर मैं दिखा देता हूं बेटा, ये रहा आपके सामने अंतर, ठीक इस प्रकार से आपको लिखना है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी। तो भैया सिंपल सा, उनका संगमरमर की जो मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनके आंखों पर चश्मा नहीं लगा था और वो सामान्यता से एक चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिए थे, इसलिए उनके मन में खटकी थी कि इतनी बड़ी महान आत्मा जो कि चश्मा के बिना शोभायमान नहीं होते, उनके चेहरे पर चश्मा पहनाया ही नहीं गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर लिखना है बेटा। ये रहा आपके सामने, देखो 2022 में पूछा गया है। मैं आपसे बोला था ना वही क्वेश्चंस दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल गया था, है ना। तो भोलानाथ क्या था, बहुत ही भोले स्वभाव के व्यक्ति थे। ये बच्चों के साथ खेल में लग गए थे और खेल में जब लग गए थे तो इनका दुखी भूल गया था कि यार हम तो दुखी थे, इस कारण से वो सिसकना भूल गए थे। और बहुत अच्छी बात है, आमतौर पर देखते होगे कि जब तुम्हारे घर में बच्चे रोते हैं, फिर तुम भी जब छोटे रहोगे रोते रहोगे तो मम्मी तुमको क्या बोलती है, खेलों भेज देती, जब बेटा खेल ले। अरे भाई साहब हमको खुश, हम खेलने पड़ गए, सिसकना उसकना रोना धोना सब भूल गए और बढ़िया मस्त मगन हो जाते थे। आंसर क्या लिखेंगे, ये रहा आपके सामने। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और देखिए अभी तक आपने शेयर नहीं किया, गलत बात है। मिडिल एजुकेशन जैसा कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है, आप यकीन मानिए पूरे यूट्यूब चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जाइए 10 से 20 यूट्यूब चैनल की वीडियो को देख कर जाइए, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मिडिल एजुकेशन में क्या चलता है और अदर चैनल पे क्या चलता है। आपके लिए लगातार टेस्ट लेता हूँ, डेली 5 से 6 टेस्ट होते हैं टेलीग्राम पे। आप नहीं जुड़े तो जुड़िए। फेसबुक में आपको एक तगड़ा कंटेंट मिलेगा भाई, जिस दिन पेपर रहेगा, अगर पेपर वायरल होता है तो बढ़िया लिखित तौर पर आंसर वो क्वेश्चन दूंगा, कॉपी में लिख करके दूंगा, समझ जाना कि ये हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और मिक्स करके दूंगा, अभी से मैं बता देता हूं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फेसबुक पर नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो, जल्दी से जुड़ जाओ, फटाफट फॉलो करो और वहां पर भी वीडियो को देखते रहना, क्योंकि आपको पता है ना सरकार की सख्ती बहुत ही तगड़ी है, ना तो यूट्यूब पर कॉन्टेंट आएगा ना तो टेलीग्राम पर। भाई हमको भी तो सेफ रहना है और अगर वायरल होगा तो दूंगा, नहीं आएगा तो आपको यही टॉपर सीरीज ही काम आएगा जो तुम अभी पढ़ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर कहता है दोहा का परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो सिंपल सा, दोहा एक आपका मात्रिक छंद है जिसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण में 13 है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, ये होता है दोहा। ठीक, दोहा कैसे लिखेंगे ये रहा आपके सामने। ठीक है, साइड करते। नेक्स्ट कहता है हमारा 8वां नंबर अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कीजिए। अनुप्रास अलंकार मतलब होता है जहां एक समान व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे चारुचंद्र की चंद्र ने ये भी है, लेकिन एक सरल एग्जांपल देता हूं। चंदू के चाचा ने चंदू चाची को चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चा 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 कई बार आया है, यही तो आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूं, क्योंकि हमें समझा करके पढ़ाना है। आगे जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर के आगे क्वेश्चंस को कवर करूंगा। लेकिन जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप मिडिल एजुकेशन द्वारा बनाई हुई टॉपर सीरीज के सभी वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आसानी से 85+ आना फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, मैं करता हूं वीडियो की एंड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, बाय बाय।